बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इस सिलसिले में आज हमारा 7th लेक्चर है। आज हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम के लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पेस के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन और पास्ट और प्रेजेंट टाइम के लिहाज से उनकी जो अक्रंस है आज ने हमने ये सीखना है। तो आज के लेक्चर कंटेंट्स क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, इट्स मीन्स एंड बायोम्स कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से क्या मुराद है और उसके अलावा बायोम्स क्या चीज होते हैं। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, जिसमें हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की और फाइलेटिक लाइनेज की। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन स्पेस कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से मुराद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन स्पेस कि प्लानेट अर्थ पर डिफरेंट एरियाज में जियोग्राफिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनको हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में डिस्कस करेंगे। और जब हमने लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की बात करनी होती है तो लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज इनॉर्मस इन साइज कि मौजूदा जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत बड़ी साइज में है, यानी कि पूरे प्लानेट कोई ऐसी जगह नहीं है जमीन पर जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए नहीं जाते। इट हैज बिन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑन दिस प्लानेट के जब से बनी हुई है लाइफ तब से ये क्या कर रही है, ये ओरिजिनेट भी हो रही है और उसके अलावा क्या कर रही है, इवॉल्व भी हो रही है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड अबाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आजकल हमारी जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन मौजूद नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा जो डाइवर्स एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, इन्होंने तकरीबन ज़मीन के हर एरिया, इवन पोलर रीजन्स में भी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मैमल्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो अब हमने अगर लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करना है तो लिविंग वर्ल्ड को हम किस में स्टडी करते हैं, बायोम्स में। तो बायोम्स क्या होते हैं? अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट, आल्सो इट हैज अ सिमिलर सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल। अच्छा, यहाँ पर वो बात करता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो लिविंग वर्ल्ड एक खास एरिया में एक क्लाइमेट की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और उसके अलावा वहाँ पर पाई जाने वाली कंडीशंस की वजह से वो क्या होती है, एक एरिया बन जाता है और इस एरिया को बायोम कहते हैं। ना सिर्फ इस एरिया का क्लाइमेट एक जैसा होता है बल्कि इसके साथ साथ साइल, प्लांट्स और एनिमल्स भी उस एरिया के सिमिलर होते हैं, यानी कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्टेड होते हैं। तो ये जो बड़ी रीजनल कम्युनिटी है, एक ऐसी इलाकाई कम्युनिटी जो क्लाइमेट की वजह से बनी हुई है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स जो हैं वो उस क्लाइमेट के लिहाज से होते हैं, इस एरिया को बायोम्स कहते हैं। तो इसके अलावा मेजर फैक्टर्स जो हैं जो इनको डिस्टर्ब यानी करते हैं क्लाइमेट के साथ साथ, टेम्परेचर है जो क्या करता है, वेरीज करता है लैटिट्यूड और एलिवेशन दोनों के लिहाज से, ठीक है, लैटिट्यूड और आल्टीट्यूड दोनों के लिहाज से वेरी करता है। इसके अलावा रेनफॉल है, ये भी मेजर फैक्टर हैं जो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट के साथ साथ। इनकी वजह से भी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एरिया के स्पेसिफाइड होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, विंड्स हैं, रैपिड टेम्परेचर चेंजेस हैं, फायर्स हैं, फ्लड्स हैं, ये भी सारी चीज़ें आल्टर करती हैं बायोम्स को, कि बायोम्स की करैक्टरिस्टिक बनाती हैं। तो अगर हम बायोम की एग्जांपल लेते हैं तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स हैं, टंड्रा है, टाइगा है, ग्रासलैंड्स हैं एंड सवाना। और ये सारी चीज़ें बच्चे आपने क्या करना है, सेकेंड ईयर के सिलेबस में पूरा टॉपिक है जिसमें हमने बात करनी है सम मेजर इकोसिस्टम की, तो उसमें हमने ये सब कुछ स्टडी करना हो, ठीक है। आज यहाँ पर जो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में इतना ही हम स्टडी करेंगे। थोड़ी सी बात इसके बारे में कि बायोम्स क्या होते हैं। ये लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जिसको बुनियादी तौर पर कौन डिटरमिन करता है, उस इलाके का क्लाइमेट, इसके अलावा वहाँ पर साइल है, उसके अलावा वहाँ पर प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर कंडीशंस हैं, रैपिड टेम्परेचर चेंजेस हैं, ये भी वहाँ पर थोड़ा बहुत वेरी करती हैं उस क्लाइमेट की वजह से। उसके अलावा वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है और मेजर फीचर्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो वजह बनते हैं। दूसरे नंबर पे हमने स्टडी करना है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को। तो लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम स्टडी करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेना पड़ती है, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की। तो द चार्ट या ग्राफ विच शोज कोरिलेशन बिटवीन रॉक्स और फॉसिल कंटेन इन देम एंड टाइम पीरियड ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। कि जब से ज़मीन बनी है तब से लेकर अब तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंटली प्रेजेंट है, उन सब को स्टडी करना विद रेफरेंस टू टाइम, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट।
वो कहता है कि सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट्स वेरियस ऑर्गेनिज्म वर इवॉल्व्ड एंड डोमिनेटेड दिस प्लैनेट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, कि जब से ज़मीन बनी है बिग बैंग थ्योरी के बाद ज़मीन में चेंजेस आना शुरू हुई, कूल हुई, यहाँ पर जो है ओशंस बने, यहाँ पर ये जो सारा पहाड़ या जो सारी लैंड स्ट्रक्चर बनी, फिर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, फिर उसके बाद क्या हो गया, आगे प्लांट इवॉल्व हुए, फिर उसके बाद जो है ना वो मज़ीद डाइवर्सिटी आई, यानी कि प्लांट, एनिमल, ये सारे अब ये जो है क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंटली प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल जुरासिक पीरियड था तो उसमें डायनासोर मौजूद थे, अब डायनासोर नहीं है, अब जो है वो ईरा ऑफ मैमल्स हैं। यहाँ पर जो है इस पीरियड में अब हमारे पास जो है वो डोमिनेटेड जो कम्युनिटीज़ हैं वो मैमल्स हैं। तो अब अगर हमने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाना है तो हमारे पास दो जो हैं वो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको लेकर हम फिर आगे ये चार्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं, तैयार करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सीक्वेंस ऑफ फॉसिल्स, टाइम ऑफ द पास्ट, के दो चीज़ें हैं, एक सीक्वेंस ऑफ फॉसिल्स हैं और दूसरा टाइम ऑफ द पास्ट है। सबसे पहली जो बात करते हैं सेडिमेंट्री मेथड, तो इसमें हमने बात करनी है एविडेंस अबाउट द ऑर्गेनिज्म इन अ टाइम सीक्वेंस। इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को वक्त के लिहाज से तरतीब लगाना है, और ये कैसे किया जाता है, सेडिमेंट्री मेथड के जरिए से, कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच अलाउ बायोलॉजिस्ट टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन अ टाइम सीक्वेंस, कि ये किस वजह से हुआ है कि फॉसिल डिस्कवर हुए हैं, फॉसिल की डिस्कवरी से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो किस सीक्वेंस में पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे ओल्डेस्ट जो हैं वो वर्टिब्रेट की अगर बात कर लेते हैं तो वो फिशेज़ हैं, तो ये सबसे निचली लेयर में होंगे। इसके बाद एम्फीबियन जो हैं ये ऊपर वाली लेयर्स में आ जाएंगे। तो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मौजूद होंगे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। असल में सेडिमेंट्री मेथड जो है ये इम्प्लीकेबल है सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती हैं, और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जब पढ़ते हैं तो उसके नतीजे में वो प्रेशर और हाई टेम्परेचर और इस तरह की वजह से एक जो है ना वो स्ट्रक्चर बनती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल। अब जितना पुराना जो है ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही वो फॉसिल्स पुराना होगा। तो उसमें से हमने सीक्वेंस कैसे लेनी है, हम तरतीब से उस लेयर को डिगअप करते हैं, उसमें से फॉसिल निकालते हैं। जो रिसेंट फॉसिल्स होंगे वो ऊपर होंगे, जो पुराने होंगे ओल्ड होंगे वो नीचे होंगे। तो एज ए जियोलॉजिकल टाइम पासेस एंड न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड ऑन, द ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी इन डीपर लेयर। यानी कि अगर हम देखते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम पास करता है, सेडिमेंट्री लेयर बढ़ती जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही हैं, तो उसमें जो सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से होंगे, जो डीपर लेयर में मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि प्रोवाइडेड द सीक्वेंस ऑफ लेयर हैज़ नॉट बिन डिस्टर्ब्ड। और ये जो डिस्टर्बेंस फैक्टर हैं ये क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं जिसकी वजह से वो जो लेयर्स थी वो डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ये जो है अर्थक्वेक्स या किसी वजह से वो जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती, तो इसकी वजह से हमेशा यही होगा कि जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स हैं वो डीपर लेयर में होंगे, यंगर क्या होंगे, ऊपर वाली लेयर्स में होंगे। तो इस तरह हमें एक चीज़ तो मिल गई, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस तो मिल गई कि कौन सा जानवर कहाँ पर है। दूसरा है डेटिंग रॉक्स बाय रेडियोएक्टिव मेथड। रेडियोएक्टिव मेथड में क्या होता है कि फाइंडिंग द एज ऑफ रॉक बाय हाफ लाइफ मेथड, कि हमें पता होता है कि रेडियो आइसोटोप की हाफ लाइफ है जिसमें हाफ ऑफ द रेडियो आइसोटोप डिकेड, कि जिसमें हाफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेड हो जाता है, उसको कैलकुलेट करके तो हम फिर पुरानी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल टू डेट रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट्स ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप दे कंटेन, कि ये बहुत आसानी से हमारे लिए पॉसिबल है कि हम क्या करें, जो अमाउंट्स हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की उनको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद हमें जो है ना उनकी उम्र मिल जाती है। कि अब जो ओल्डेस्ट सेडिमेंट लेयर हैं इनमें क्या होते हैं, लेस अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, और जो यंगर हैं उनमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा पास होगा उतना ही क्या होगा, रेडियो आइसोटोप की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती जाएगी। तो इनकी कंसनट्रेशन वैल्यूज़ को रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करके हमें एग्जैक्ट एज जो है ना मालूम हो जाती है। और कंपैरिजन ऑफ द लेयर्स गिव अस इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ फॉसिल्स फाउंड इन देम, कि वहाँ पर जो रॉक में मौजूद फॉसिल्स हैं उनके साथ साथ जो रेडियो आइसोटोप मिले थे हमने उनकी जो है ना कंसनट्रेशन को कैलकुलेट किया, उनकी मिकदार को कैलकुलेट किया, उसके बाद रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर किया, तो हमें पता चल जाता है कि इतनी देर के बाद ये जो रेडियो आइसोटोप है वो डिकेड होता है। Therefore, fossils found in same layer must have been alive during same geological period। के फिर उसके बाद जब हमारे पास एज कैलकुलेट आ जाती है, कैलकुलेटेड एज आ जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जिस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का ये हमारे पास इंडिकेशन दे रहा है रेडियो आइसोटोप और उसके साथ जो फॉसिल मौजूद हैं ये उस दौर में मौजूद थे, ठीक है, और अब जो है ना ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं,
और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये सारी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें दोनों चीज़ें मिल गई, एक तो हमें मिल गया भाई फासिल्स की तरतीब, और दूसरे नंबर पे हमें क्या मिल गया, उनमें रेडियोआइसोटोप की कंसनट्रेशन से उनकी एज। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम चार्ट दिखाया गया है जिसमें वो दोनों चीज़ें हैं। लेफ़्ट साइड पे ईराज एंड पीरियड्स हैं, ईयर्स कितने साल पुराने हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब की जो है ना वो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, जैसे हम यहाँ पर ये फंजाई की ले लेते हैं, तो ये जहाँ से ये पॉइंट शुरू हो रहा है ये ओरिजिन है कि ये फंजाई एंड एज ऑफ एलजी, ये टेक्सा है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। ये सब के साथ जहाँ पे ये जो स्टार्ट मैंने जैसे ओरिजिन लिखा हुआ है, तो ये जो ग्राफ्स हैं ये यहाँ से ओरिजिन हुए थे। ओरिजिन इसकी कहाँ पर हो रही है, फंजाई और एलजी की, ये प्रोटीरोजोइक ईरा में आ रही है। अच्छा, इसके बाद आगे देखें कि जब ये पैलियोजोइक ईरा आता है, पैलियोजोइक ईरा में कैम्ब्रियन पीरियड, उसमें ये प्रोटीरोजोइक ईरा के बाद बनने के बाद पैलियोजोइक ईरा में ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होकर अपनी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं। और फिर जब जब पैलियोजोइक ईरा आगे बढ़ता जाता है, जैसा कि डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, तो डिवोनियन कार्बोनिफेरस तक फिर इनकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। और इसके बाद आगे हम देखें तो ये जो एंड ऑफ द पैलियोजोइक ईरा से लेकर सीनोजोइक ईरा तक ये क्या है, कांस्टेंट हैं। तो इसी तरह हमने हर एक ग्राफ को जो है वो स्टडी करना है, कौन सा ईरा किस पीरियड में जो है ना ओरिजिन होती है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये एमसीक्यूज बनते हैं इसमें से। इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा इतना बता रहा हूँ जितना आपका एफएससी में गुजारा हो जाए। ये बीएससी का एक लेक्चर है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको, उसमें लिंक दे दूंगा वीडियो में, आपने वो देख लेना है। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। उसमें हमने फासिल्स की भी बात की हुई है, उसके अलावा दूसरे जो है इनके ओरिजिन और इनके ग्रुप की एक एक पॉइंट को लेके हमने कि कौन सा ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्मिक प्लांट कब आए और कैसे इंक्रीज़ हुए और कम भी हुए हैं कि नहीं हुए, जिम्नोस्पर्म का, इन सब का उसमें बात की हुई है। अच्छा, अब इसके बाद है हाउ टू रिमेंबर पीरियड्स ऑफ द डिफरेंट ईरा। अच्छा बच्चे, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने ये जो डिफरेंट ईराज हैं इनको कैसे याद करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी हमें इतने नाम नहीं याद होते, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट कीज़ बनाई हुई हैं, उनको हम देखते हैं। तो अगर सीनोजोइक है तो सीनोजोइक ईरा के लिए आपने दो वर्ड्स याद रखने हैं, टी एंड क्यू, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। इसके बाद मीजोजोइक ईरा है जिसमें क्या आ जाता है, सी जे टी, सी मीन क्रीटेशियस, जी मीन जुरासिक और टी मीन ट्राइएसिक। इसी तरह पैलेयोजोइक ईरा में क्या होते हैं, सी ओ एस डी सी पी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन, कॉस्ट, सीपी। तो अब ये सारे मैंने फर्स्ट वर्ड्स को यानी की वर्ड्स निकाल के उनको आगे अरेंज करके उसी तरतीब से हमने इनको याद कर लिया, तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं करते। और आपको पता है कि प्रोटीरोजोइक ईरा में तो कोई आगे पीरियड ही नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत पुराना एंशियंट है प्रोटीरोजोइक ईरा, पहला सबसे पहला जो दौर था, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ना क्लाइमेटिक चेंजेस जो है ना यहाँ पे हुए और फिर जो है ना यहाँ पर ही लाइफ आगे ओरिजिनेट और आगे फिर जो है ना वो पैलियोजोइक ईरा में डाइवर्सिफाई हुई। तो पैलियोजोइक ईरा से शुरू करते हैं। प्रोटीरोजोइक ईरा सबसे पुराना था, उसके बाद पैलियोजोइक ईरा होता है। पैलियोजोइक ईरा में COSDCP, कॉस्ट, CP इसके लिए शॉर्ट वर्ड है। और नीचे से ऊपर देखें कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। तो ये मैंने पहला वर्ड इनका क्या किया हुआ है बेटे, यहाँ से यूज़ किया है सी, ये जैसे कि यहाँ पर आपको कैम्ब्रियन नज़र आ रहा है, तो कैम्ब्रियन का C, ऑर्डोविशियन का O, साइलूरियन का S, डिवोनियन का D, कार्बोनिफेरस का C और परमियन का P। तो इसी सीक्वेंस से आपने इसको याद रखने नीचे से ऊपर। तो सबसे पुराना कौन सा है, कैम्ब्रियन है, 600 मिलियन ईयर्स अगो, फिर उसके बाद 500 है, फिर 440, 400, 350 और 270। तो ये हमारे पास पैलियोजोइक ईरा आ गया। अब मीजोजोइक ईरा क्या होता है, मीजोजोइक ईरा में CJT, C ऊपर से यहाँ पर देखें कि क्रीटेशियस, जुरासिक और ट्राइएसिक, या इसको अगर आप उल्टा भी देख लें तो TJC के नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो हम आप इसको TJC के तौर पर भी याद कर सकते हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। और इनके आपने ये जो पास्ट टाइम है, किन किन टाइम तक ये ख़त्म हुए, उनको भी आपने याद करना है। फोर्थ ईरा सीनोजोइक ईरा है, जिसमें क्या आता है, दो पीरियड्स हैं, एक टर्शरी पीरियड है और क्वार्टनरी पीरियड है। टर्शरी पीरियड जो है ये 17 मिलियन ईयर्स अगो पहले था, और क्वार्टनरी जो है ना ये 2 मिलियन ईयर्स अगो से अब तक जो है ना प्रेजेंट चल रहा है। और हम इसमें मौजूदा ईरा सीनोजोइक ईरा में के मौजूदा पीरियड में अब हम रह रहे हैं। तो सीनोजोइक ईरा के मौजूदा पीरियड में, क्वार्टनरी पीरियड में हम रह रहे हैं, और ये अभी चल रहा है एट प्रेजेंट। जो ये सारी डाइवर्सिफिकेशन हुई पड़ी है, सारी एवोल्यूशन हुई पड़ी है, वो सीनोजोइक ईरा में हुई है।
इसके बाद हमारा जो दूसरा हिस्सा था हमारे लेक्चर का वो ये था कि बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, और साथ में हमने बात करनी है एवोल्यूशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बाय फाइलेटिक लाइनेज। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस, कि किसी भी जगह पर स्पीशीज़ की वैरायटी और उनकी तादाद को हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। और अगर हम केयरफुल एस्टीमेट करें अबाउट बायोडाइवर्सिटी, वेरियस केयरफुल एस्टीमेट पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन 5 to 30 मिलियंस, के वो जो एस्टीमेट्स हैं वो ये कहते हैं कि 5 से 30 मिलियंस तक जो स्पीशीज़ हैं ये मौजूद हो सकती हैं या थी, यानी पास्ट और प्रेजेंट मिला के वो एस्टीमेट लगाते हैं कि ये 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती हैं। ये डिस्कवर्ड भी इसमें आती हैं और अनडिस्कवर्ड भी, सारा का सारा इसने टोटल एस्टीमेट लगाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद लेकिन अगर हम करंटली नॉन स्पीशीज़ की बात करते हैं तो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैव बिन आइडेंटिफाइड सो फार। 2.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं ये डिस्कवर हो चुकी हैं, और बाकी जो केयरफुल एस्टीमेट्स हैं ये कह सकते हैं कि इससे डबल से लेकर 30 मिलियन स्पीशीज़ तक मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो डिस्कवर्ड नहीं हो गई, बहुत से ज़्यादा तो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा अनडिस्कवर्ड है। और अगर ये जो डिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं इनकी परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो इंसेक्ट की हैं, जो कितनी है 53.1% हैं। इसके बाद जो हैं एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट, के इंसेक्ट को हम बाहर निकाल दें, बाकी जो सारे के सारे एनिमल्स होंगे वो कितने होते हैं 19.9%। वास्कुलर प्लांट्स की जो परसेंटेज है ये 17.6% है, और अगर हम फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो ये 9.4% तक मौजूद है। अच्छा, अब दूसरी बात हमने यहाँ पर ये सीखनी है फाइलेटिक लाइनेज, और ये क्या होता है? अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट। कि ये क्या होता है? ये अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज है, अनसेस्टर से डिसेंडेंट सीक्वेंस में ये हम बनाते हैं, और इसमें हर जो बाद में आने वाली स्पीशी है वो अपने से पिछली स्पीशीज से क्या होती है? इवॉल्व होती है। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि द लाइफ ऑफ टुडे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लाइनेज और एवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रिमोट पास्ट। कि जो साइंटिस्ट का कंसेप्ट है, साइंटिस्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो उनको ये कहता है कि असल में पास्ट जो था वो एक ही लाइफ थी, आगे फिर उससे क्या हुआ है? डाइवर्सिफिकेशन हुई है, फाइलेटिक लाइनेज के ज़रिए से क्या होता है? इवॉल्व होती गई है स्पीशी, और मौजूदा बायोडाइवर्सिटी जो है ना एग्जिस्टेंस में आई है। तो एवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज एंड देन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। के एवोल्यूशनरी चेंजेस ने क्या किया है? नई स्पीशीज़ बनाई है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया है? ये जो प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी है, ये जो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं, ये सिर्फ एवोल्यूशन के नतीजे में बनी हुई हैं, और ये साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस है इस पर। If we have a complete record of the history of life on this planet, every lineage would extend back in the time to the common origin of all early life। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हमारे पास सारा रिकॉर्ड हो और उसमें हम ये देखें तो ये सारी की सारी मौजूदा बायोडाइवर्सिटी किसी एक कॉमन ओरिजिन से आगे क्या हुई है? स्प्रेड हुई है, इवॉल्व होते हुए तो मौजूदा बायोडाइवर्सिटी बनी है। लेकिन यहाँ पर इशू क्या आता है? वी लैक दैट रिकॉर्ड because many soft-bodied organisms of the past had not left their preserved record as fossils। कि इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म थे, आपको पता है बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनका भी वो रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट बॉडीड थे। जितने भी फॉसिल्स हैं वो हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बने हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा है कि जिसकी अगर क्या होती है पेट्रिफिकेशन हो चुकी है या उसकी आगे चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके मिले हैं। सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स बहुत रेयर हैं, मिले ही नहीं हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी फॉसिलाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो सकता। हार्ड ऑब्जेक्ट तो आसानी से फॉसिलाइज हो जाता है, लेकिन सॉफ्ट बॉडीड फॉसिल्स ना होने की वजह से रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, और इसके नतीजे में हम ये जो है ना अपनी इस हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं कर सकते कि सारा का सारा जो है ना इसी तरह ट्रेस लाइफ में बैक हम जो है ना वो जाके तो सारी की सारी फाइलेटिक लाइनेज को अरेंज कर लें। तो इसको समझने के लिए ये एक रेफरेंस बुक से मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इसमें आप ये देखेंगे, अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं तो स्टार्ट में यहाँ पर ये जो रेड सर्कल आपको नज़र आ रहा है, पीछे से स्पीशीज़ कौन सी थी? ये स्पीशीज़ आगे क्या है? वो पुराना कोई कॉमन लाइफ थी जिनसे आगे सारी बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई है। यहाँ पर वो शो कर रहा है कि एक जो है वो लाइनेज क्या होता है? बैक्टीरिया सेपरेट हो गए इस लाइनेज से। इसके बाद वो कहता है कि डोमेन आर्किया ये जो है ना ये फिर क्या हुई? बाद में जाकर इवॉल्व हो रही है यहाँ से। और इसके बाद वो आगे कह रहा है कि यूकेरिया,
ये जो ब्लू वाला सर्कल आपको दिखा रहा है जिसमें आगे फिर एंट अमीबी, स्लाइम मोल्ड, एनिमल फंजाई, प्लांटीसिलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, ट्राइकोमोनाडास, उसके बाद माइक्रोस्पोरिडिया, डिप्लोमोनाडास, ये जो हैं सारे क्या हैं, ये आगे फिर क्या हुआ है, इवॉल्विंग थ्रू द स्पीशीज़ हुए हैं कि ये नई स्पीशीज़ आगे आगे लाइनेज मूव करती गई है और ये आगे डेवलप होकर आगे फिर डाइवर्स जो है ना वो ऑर्गेनिज्म मिल गए। तो दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ फाइलेटिक लाइनेज। कि इसी तरह इवॉल्विंग होते हुए क्या हुआ है कि मौजूदा बायोडाइवर्सिटी बनी है और इसमें वो कहता है कि हर फोर के ऊपर ये जितने भी आपको रिंग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, इन सब का कोई कॉमन एंसेस्टर है। आप देखें कि ये पीछे से सिर्फ एक लाइन आ रही है और आगे क्या है, डिफरेंट लाइनें बनती जा रही हैं। तो ये है कंसेप्ट ऑफ फाइलेटिक लाइनेज। तो अब बात करते हैं समरी की। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस हमने समझने के लिए हमारे पास जो मीन्स हैं उनकी बात की थी और हमने कहा था कि भाई लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस स्टडी करने के लिए हमें बायोम्स की बात करनी पड़ेगी, हमें मेजर इकोसिस्टम की बात करेगी जो क्या होते हैं प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। उसमें हमने आगे इनकी एग्जांपल्स भी पढ़ी थी जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टंड्रा है, डेजर्ट्स हैं और ये सारे बोरियल फॉरेस्ट है। ये क्या होते हैं, ये सारे बायोम्स हैं। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम। तो लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम हमने जब स्टडी करना है तो इसके लिए एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए और उस रिकॉर्ड को लेकर हम क्या करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाते हैं। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के लिए क्या चाहिए, एक तो हमें पास्ट लाइफ चाहिए और उसके अलावा पास्ट टाइम चाहिए। पास्ट लाइफ हमें फॉसिल्स बता देते हैं और उसके बाद दूसरा क्या होता है, जो टाइम है वो टाइम हमें रेडियो आइसोटोप से पता चल जाता है कि उनकी क्वांटिटी को मेजर करके हम क्या करते हैं, उसके रेट हाफ लाइफ के ज़रिए से कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब ये रॉक कितनी पुरानी है और इसमें मौजूद फासिल इतने पुराने हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हम ये जो फासिल्स हैं इनको अरेंज कर लेते हैं एक फाइलेट लिनेज की फॉर्म में, जिसमें क्या होता है कि हमने उनके कॉमन एंसेस्टर से लेके आगे फिर डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म तक जाते जाते एक लिस्ट सी बना लेते हैं, एक अरेंजमेंट बना लेते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें ये अनब्रोकन सीरीज़ होती है और इसमें अरेंज्ड कहाँ से होती है, एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस में, और हर जो बाद में आने वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने से पिछले से इवॉल्व हुआ होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, फाइलेटिक लाइनेज। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।